हरदोई में सील किया गया टिन शेड के नीचे चल रहा फौजी अस्पताल, संचालक और उसके साथी भागे। जेल से बाहर आई अंसब खां की पत्नी तंजीम फातिमा, 24 मई को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। गोंडा में कैसरगंज प्रत्याशी करण भूषण के काफिले ने 2 बाइक सवार को रौंदा, दोनों की मौत। बिजनौर में पत्रकार संघ के कार्यकर्ता पहुंचे एसडीएम कार्यालय, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की। लखीमपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद बिगड़ा माहौल, आक्रोशित पुलिस ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। हरदोई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ढाबे पर टीन शेड में एक अवैध अस्पताल का संचालन हो रहा था और छप्पर के नीचे कैंसर मरीज का इलाज किया जा रहा था। वहीं एडिशनल सीएमओ ने छापा मारकर इस अस्पताल को सीज कर दिया है। इस दौरान अस्पताल संचालक मौके से भाग निकला। मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नोडल अधिकारी के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, उससे भी जवाब तलब किया गया है। आज मेरे संज्ञान में आया था कि संडीला के कछोना क्षेत्र में कोई फौजी अस्पताल चल रहा है, जिसका संज्ञान लेकर मैंने डिप्टी सीएमओ मनोज सिंह को, जो नोडल हैं हमारे इसके रजिस्ट्रेशन के, उनको भेजा और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पाया कि फौजी अस्पताल कटिया मऊ कछोना पर 10 बेड का चल रहा है और वो टीन शेड के नीचे चलाया जा रहा है। उसके बराबर में एक छप्पर का उन्होंने झोपड़ी बना रखी है, उसमें एक मरीज़ भर्ती मिला। वो मरीज़ एक कैंसर का मरीज़ था, उसको यूट्राइन कैंसर था, लेडीज़ मरीज़ था। उन्होंने वहाँ सारा संज्ञान लिया। सारा संज्ञान लेने के बाद वो जो उन्होंने वहाँ सभी सील कर दिया है अस्पताल और उस मरीज़ को वहाँ से निकाल कर 108 के द्वारा कछोना सीएचसी पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है, भर्ती कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा की बुधवार को रिहाई हो गई। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। 18 अक्टूबर 2023 को सपा नेता आजम खां को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस मामले में डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। देखिए, कहना ये चाहूँगी कि डोंगरपुर में जो मकान बनवाए गए वो सरकारी ज़मीन पर बनवाए गए और सरकारी पैसे से बनाए गए, सरकार ने बनाए हैं। उससे आजम साहब का या मेरा क्या किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस समर्थकों से यही कहना चाहूँगी कि आखिर सच्चाई की जीत तो होती है। गोंडा में बीजेपी नेता के काफिले की एक बेकाबू फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 2 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से हादसा हुआ है वो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल थी। गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड लिखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर का नाम लवकुश श्रीवास्तव है। लवकुश फॉर्च्यूनर गाड़ी को चला रहा था। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि जूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां पर पत्रकार प्रेस महासंघ के सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील चांदपुर में इकट्ठा हुए और एसडीएम को पत्रकारों पर लगातार होते हमलों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि मीडिया लोकतंत्र का चतुर स्तंभ है, लेकिन पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले और हत्याओं से पत्रकारिता जगत में भारी भय और रोष व्याप्त है। बीते दिनों गाजियाबाद में एक महिला पत्रकार पर हुए हमले सहित जनपद बिजनौर के हिमांशु जोशी पर हुए हमले की पत्रकार प्रेस महासंघ निंदा करता है। आज हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी चांदपुर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। पत्रकारों पर रोज निरंतर हमले हो रहे हैं। पत्रकार प्रेस महासंघ सदैव पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ता रहता है। अभी वर्तमान में ही गाजियाबाद में एक महिला के साथ उस पर हमला हुआ है और जनपद बिजनौर में हिमांशु पत्रकार पर हमला हुआ है। पत्रकार प्रेस महासंघ इसकी घोर निंदा करता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपे गए ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि पत्रकार सुरक्षा का कानून बने, इस पर पत्रकारों पर
हो रहे हमलों से निजात पाई जा सके। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, जहां महिला प्रभारी का युवक को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इस बीच ईंट पत्थर चलने से का मामला भी सामने आया था, जहां इस हमले से कई लोग घायल हो गए थे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस मौके पर आला अधिकारियों के साथ पहुंच गई, जहां एक युवक को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेकर आई और पूछताछ के बाद बेरहमी से महिला एसएमओ ने जमकर पिटाई की। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये ग्राम लखा तानी गांव की घटना है। आज यहाँ पर दो पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को बोली, SHO नीमगांव सीओ साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उधर कर रहे थे, कुछ लोगों को उसमें लेकर हिरासत में लिया गया, उससे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमे का कार्रवाई सख्त कार्रवाई की। अमेठी में लाखों रुपए खर्च करके सरकार जल संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा मालती नदी पर 8 चेक डैम बनाए गए और अब सभी चेक डैम सूख गए हैं। वनों में प्रवास करने वाले जीव जंतु पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। संग्रामपुर क्षेत्र के ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जो सिंचाई विभाग द्वारा चलाकर नदियों के किनारे लाखों खर्च करके चेक डैम बनाया गया, जिसमें वर्ष भर पानी रुकेगा और जीव जंतु प्यासे नहीं रहेंगे। वहीं कुछ किसानों के लिए सिंचाई का साधन भी हो जाएगा, लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण ही क्षेत्र में 8-9 चेक डैम बने हैं, जिससे 1-2 को छोड़कर सभी सूखे पड़े हैं। हरदोई जिले में 2 लड़कों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। दरअसल गांव में पान मसाला चोरी शिकायत लड़के के पिता से की थी, जिसके बाद आक्रोशित लड़के के पिता ने अपने बेटे और उसके साथी के सिर के बाल मुंडवाए और उनके गले में जूते की माला पहनाकर पीटते हुए उनका जुलूस निकाला। साथी के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। इसका एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें 2 बच्चे हैं जिनके आधे बाल छीनकर और गले में जूतों की माला बनाकर घुमाया गया था। यह वीडियो जानकारी की गई थी थाना बिलग्राम अंतर्गत बसार गांव का पाया गया, जिसमें अभिभावक हैं, उनके 2 एक किशोर है और उसके साथ एक साथी है और उनके द्वारा बताया गया कि दोनों पढ़ते लिखते नहीं थे और गलत संगत में रहते थे और इस कारण क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने बालक और उसके मित्र का आधा बाल काट दिए और गले में जूतों की माला लगाकर गांव में टहलाया गया था। इसमें स्थानीय स्तर से सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे। रामपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 महिला कांस्टेबल के बीच स्कूटी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि इसमें थानेदार की पिटाई हो गई। जहां थाने में तैनात महिला सिपाही ने थाना प्रभारी की आंख में मिर्ची पाउडर डाला, उसके बाद उन पर लाठी से हमला कर दिया। महिला सिपाही ने पैर दबवाने के लिए परेशान करने समेत अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीटने वाले महिला सिपाही का कहना था कि थानेदार दूसरी महिला कांस्टेबल का पक्ष ले रहे थे, इसी के बाद उसने थानेदार को पीटा। थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा SO से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है। जांच से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत क्यूलाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड POCT ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण की सुविधाएं स्थापित की है। क्यूलाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बाउल मेडिकल AB राजनीतिक रूप से चिकित्सा उपकरण, रिजेंट्स और उपभोग्य सामग्रियों के निर्माण पर एक साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि इस सहयोग का उद्देश्य आम जनता को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले निदान को बहुत कम लागत पर प्रदान करना है। इस मौके पर बाउल मेडिकल AB के मुख्य अधिकारी, CEO, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ सर्विसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा आर्टिकल 21 भी कहता है कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आज कोविड में भी जो हमने प्रॉब्लम फेस करी थी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल, तो उसके तहत जो हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट से एक MOU किया था कि हम लोग 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके हम लोग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के करीब पहुँच रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोसेस में इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमेबल एट द क्वालिटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन क्वालिटी का जो US FDA यूरोपियन C नाम होता है उसको मेंटेन करते हुए, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में तो लाइफ में जो थ्रेटनिंग आती है उस टाइम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिस पे जो डिपेंडेंट होता है उसकी जो है ट्रीटमेंट, तो
तो वहाँ पे कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए हुए बिना हम लोग जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। उसी के लिए यूरोप से, स्वीडन से लोग आए थे। इन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे रिसोर्सेज को देखा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है वो हम लोग कैपेबल है कि नहीं वो देखा। उसके बाद ये लोग एग्री हुए। तो जो चीज़ें बाहर से आती थी वो इंडिया में बनेंगी और इंडिया से ये लोग हमसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे सेल काउंटर है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है, HIV, HbA, HCV का, और जो इकोसिस्टम है डायग्नोस्टिक का कंप्लीट, वो हम लोग यहाँ पे स्लोली वो कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग बना करके नॉट ओनली इंडिया में देंगे बल्कि हम लोग इंटरनेशनल क्वालिटी होने की वजह से इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, अभी जो लोग लोकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसमें हम लोग की कोशिश है कि बहुत सारी में कुछ ही कंपनियां ऐसी होंगी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं। और इंटरनेशनल नॉर्म्स से फ़ायदा ये होता है कि US FDA, यूरोपियन सी से क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत बढ़ जाती है। अभी हिंदुस्तान में BIS आने वाला है, धीमे धीमे इनिशियल स्टेज पर है। तो वो भी जब आएगा तो उसमें भी हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। जो क्वालिटी नॉर्म्स है, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ में क्वालिटी हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में बिना क्वालिटी के आप लोग प्रोडक्ट को, कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं है ये कि आप कमोडिटी प्रोडक्ट की तरह से आप दे दो और वो ये लाइफ सेविंग मैटर है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक पे पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है और 7वें चरण के मतदान को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता अबुतला ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा दिनेश शर्मा ने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक लहर है। 2 लड़कों वाला संगठन, उसका मायावती जी से अच्छा बढ़िया संघर्ष है, बीजेपी से नहीं है। और उन्होंने नारा बदल दिया है, उनके सहयोगियों में लड़की हूँ पिट सकती हूँ। समाजवादी पार्टी की ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है। दिनेश जी, लगभग 6 चरणों का मतदान हो चुका है, 7 चरण का मतदान होना है, कैसे देखते हैं अभी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक लहर है और मैं समझता हूँ कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली स्थिति से तो बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है और ये अंतिम चुनाव के बाद 400 पार का जो नारा है वो कार्यान्वित होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर तीसरी बार मोदी जी केंद्र में मंत्री बनेंगे। 400 पार का जो नारा है वो मतलब पूरा हो जाएगा इस बार? निश्चित रूप में पूरा होगा। जनता ने जिस प्रकार से मोदी जी की नीतियों पर अपनी मोहर लगाई है, एक करंट है अंडर करंट, जिसमें घरों की महिलाएं जिनको लाभ मिला है वो कहीं ना कहीं से मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित हैं। वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर उनको अपना मत देंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो बढ़िया है और अच्छी फाइट देखने को मिल रही है, तो विपक्ष कहाँ पे अभी आप देखते हैं विपक्ष को? नहीं, मुकाबला बहुत बढ़िया है। ये PDA है, 2 लड़कों वाला संगठन, उसका मायावती जी से अच्छा बढ़िया संघर्ष है, बीजेपी से नहीं है। BSP का और सपा और कांग्रेस का मुकाबला है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए, एक बड़ा कठिन मुकाबला। बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से आपने बात करी, क्या लग रहा है मायावती आगे निकल जाएंगे क्या? आगे भी निकल, पिछली बार भी आगे थी वो आगे। जो भी 2-4 सीटें मिलनी होगी इन लोगों को, उनमें मुझको लगता है कि BSP की सीटें इनसे ज़्यादा होंगी। बात की जाए उत्तर प्रदेश में इस पर वोटिंग थोड़ा कम रही, अब 1 चरण का मतदान बचा है, तो लोगों से आप किस तरह से कहेंगे कि घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें? नहीं, ये तो एक कर्तव्य है। एक जैसे हम धार्मिक पर्व को मनाते हैं, वैसे इस लोकतंत्र के पर्व को हमको मनाना है और इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान हमारा एक ऐसा अधिकार है जिससे हम देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बाकी काम बाद में, पहले मतदान का लक्ष्य पूरा करिए। और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 4 तारीख को मंगल है, बड़ा मंगल, तो मंगल में पूरे भारत के मंगल की कामना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बस आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, उनकी एक पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके साथ मारपीट हुई, पर लगातार अरविंद केजरीवाल इस सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ना इस पर कुछ बोल रहे हैं। अब बोलने के लिए कुछ होगा तो बोलेंगे ना,
बोलने के लिए नहीं है। प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। प्रियंका गांधी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने नारा बदल दिया है। उनके सहयोगियों में लड़की हूँ पिट सकती हूँ, और वो पीटने का काम कर रहे हैं। उनका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी की ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ये नेतृत्व विहीन पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व लोकसभा चुनाव के 4 तारीख को परिणाम निकलने के बाद संदेह के घेरे में आएगा। तो दिल्ली में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी जितना हो चुका है उसके बाकी बचेगा वो अगले बार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 4 तारीख को जो नतीजे होंगे वो 400 पार के ही होंगे। और फिलहाल दिनेश शर्मा जी ने लोगों से अपील की है कि आखिरी चरण का मतदान है तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं बुतल, आज की खबर लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।